गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, दोबारा से गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आ जाओ, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपी, जीपी, एनएचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तबीयत की ना पूछो भाई, तबीयत भयंकर बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है। पता नहीं, बस क्लास लेते हैं तब ताकत आ जाती है, क्योंकि ये वो काम है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अभी क्लास लेने के बाद में मैं जाके ऐसे ऐसे धराशायी होऊंगा, लेकिन क्लास की ताकत कहाँ से आ जाती है ये भगवान जाने। क्योंकि ये वो है ना, जो अच्छी चीजें होती है, जो आपको पसंद होता है, उसकी ताकत आपको अलग से मिलती है। जो चीजें आपको पसंद होती है ना, उनकी ताकत भगवान आपके शरीर में अलग से देता है। बाकी सबके लिए अलग पावर होती है। और जो क्लासेस है, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा काम है, ये सबसे पसंदीदा काम है। जैसे रात को लगभग 2-2:30 के आसपास मेरी आंख खुल गई थी, क्योंकि मुझे बहुत कंजेशन हो रहा था, सांस नहीं आ रही थी, घुटन हो रही थी। तो रात को लगभग 2:30 के आसपास रहा होगा, 2:30 बजे मेरी आंख खुल गई। तो मैं 2:30 बजे जाके इधर उधर दूसरे कमरे में जाके सोया, फिर थोड़ा बहुत भाप लिया, स्टीम लिया, थोड़ा विक्स इनहेलर लिया, थोड़ा सांस खोला, फिर चाय बनाई, चाय पी। फिर मेरा मन किया कि यार काश ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती कि आप रात को क्लास ले पाते, रात को भी आप 3 बजे भी क्लास कॉल कर सकते, तो फिर और भी मजा आ जाता। तो फिर आप जब चाहे आप फ्री हैं, आपके पास टाइम हो गया, आपने क्लास कॉल कर दिया, आप क्लास में आ सकते हैं। ये क्लास लेने का अलग ही मजा है, वो आनंद अलग ही है, ये जगह ही अलग है। यहाँ आपके दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ये एनीस्थीसिया का काम करता है, कुछ देर के लिए आपको कुछ याद नहीं रहता। हाँ, जैसे ये क्लास खत्म होगी वापस नॉर्मल हो जाएंगे, गला दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द सब याद आ जाएगा। चलो आ जाओ, आज हम पढ़ने वाले बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। ये जो है ना, इनकी फोटो देखिए, ये है कार्ल फ्रेडरिच गोस। रात को 3:30 बजे के आसपास मैंने इनकी फोटो बनाई। कार्ल फ्रेडरिच गोस जो है, थोड़ी स्टोरी भी बताऊंगा। जो कार्ल फ्रेडरिच गोस है, उनका जन्म है 1777 से लेकर 1777 में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी के अंदर। तो 1777 में कैमरे नहीं आए थे। ज्यादातर आपको उस समय की जो फोटो मिलेगी वो पेंटिंग्स मिलेंगी, हाथ से बनाई हुई जो पेंटिंग्स होती है वो आपको ज्यादा मिलती है उस समय में। तो वो जो पेंटिंग है, जो कार्ल फ्रेडरिच गोस की जो पेंटिंग, एक ही फोटो है जो ज्यादातर आपको कहीं भी चले जाइए, चाहे विकीपीडिया पे चले जाइए, किसी और साइट पे चले जाइए, कार्ल फ्रेडरिच गोस की एक ही फोटो मिलेगी जो टोपी लगाए हुए हैं और बाल थोड़े यहाँ साइड से बाहर बाहर निकल रहे, टोपी लगाए हुए हैं। और एक नॉर्मल फोटो मिलेगी थोड़ी यंग एज की, यंग एज के लगभग 22-23 साल के आसपास की मिलेगी, ऐसे बाल ऐसे बिखरे हुए। तो इस तरीके की दो फोटोएं जो है, वो दो ही अवेलेबल है, उसके अलावा कोई फोटो, मैंने सर्च भी किया, कोई और फोटो मुझे नहीं मिली कि दो ही फोटो। उस समय क्योंकि कैमरा होता नहीं था, तो आज के टाइम तो है नहीं कि एक सेल्फी में ही 50-60 फोटोएं खींच ली। उस समय एक दो पेंटिंग बनती थी, और पेंटिंग बनाने का भी खर्चा होता ही होगा, ओबियसली बात है। कोई की दुखी फोटो कोई बनवा ले, जो थोड़ा सक्षम हो वो बनवा ले। बाकी नॉर्मल लोगों की तो फोटो मिलनी मुश्किल हो जाती है, थोड़े नामी गिरामी नाम हो तो फिर भी चलो एक फोटो बन भी जाए। तो इनकी दो फोटोएं अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि भाई कॉल फेड्रिच गोस कैसे दिखते होंगे, चलो एआई से ट्राई करते हैं। तो एआई से मैंने ये फोटो बनवाई कि भाई ये दो फोटोएं हैं जो कॉल फेड्रिच गोस की है। इन फोटो को देखकर एक मिडिल एज के व्यक्ति की फोटो तैयार करो कि भाई अगर ये टोपी नहीं होती, और ये दो दो व्यक्ति की जो दो फोटो हैं, अलग अलग फोटो दिखने में काफी अलग अलग है, वो है तो दोनों ही कॉल फेड्रिच गोस की, लेकिन वो पेंटिंग है, और पेंटिंग है तो पता ही है पेंटर अलग अलग हिसाब से बनाता होगा। तो एक्चुअली में ओरिजिनल कौन सी है वो नहीं पता, तो मैंने दोनों फोटो को मिला के थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन ऐड करके और फोटो बनवाई कि भाई कैसी फोटो कार्ल फ्रेडरिच गोस की होगी, कैसा, मतलब एक 40 के आसपास एज में कार्ल फ्रेडरिच गोस कैसे दिखते होंगे, एआई के जरिए बनाते हैं। तो एआई ने ये फोटो मुझे दिखाई कि कार्ल फ्रेडरिच गोस, अब वो जो दो फोटो हैं अगर उनसे मिला के फोटो बनाई जाए तो वो कुछ ऐसे नजर आएंगे। तो ये मैंने फोटो मतलब एआई के थ्रू बनाई थी, है ना। तो बहुत मस्त लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये फोटो की, बहुत एआई का कमाल है। देखो एआई का कमाल है, ये एआई ने कितना खतरनाक मतलब फोटो बनाई है, देखो कितनी शानदार फोटो उन्होंने दो फोटो को मिला के बनाई है। तो चलो फाइनली कॉल फेड्रिच गोस से आप मिल लिए।
कॉल फेडरिच गॉस, CF गॉस जिसको कहते हैं, जीनियस थे, कमाल के थे, शानदार थे, आइलर के स्टूडेंट थे। आइलर के स्टूडेंट थे, जब गुरु महान होगा तो चेला भी कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा उठा ही लेगा। तो गॉस जो थे वो इसीलिए कमाल थे, जबरदस्त थे। और जबरदस्त ये है कि बचपन से ही इनका बहुत सारी चीजों में आपको मिलेगा जहाँ पे इन्होंने अद्भुत काम किया है। एक छोटी सी घटना है जिससे हमारी जो नंबर की जो समझ है, नंबरों के बारे में जो जानकारी है, वो उसका एक छोटा सा झलक हमें मिलता है जब कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहानी है जो उनके इस बात को भी दर्शाती है कि वो कितने जीनियस थे, ये भी प्रकाश में लाती है, और नंबरों के प्रति जो समझ थी उसको भी समझाते हैं। तो एक कहानी है जो प्रचलित है, वो है कि जब कार्ल फ्रेडरिक गॉस लगभग छोटी क्लास में थे, तकरीबन तकरीबन फर्स्ट या सेकंड क्लास के आसपास में रहे, छोटी क्लास में रहे होंगे, जहाँ सिर्फ नंबरों का ज्ञान था, 1 2 3 4 5, और उन्हें जोड़ना आता था कि 1 + 2 3 हो गया, जैसे जोड़ना, जैसे दो नंबरों, इतना ही ज्ञान वाली जो क्लास थी, उस क्लास आपको, आप कोई सी भी बोलो एग्जैक्ट हो, क्योंकि इतना इतिहास तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन ये था कि वो एक छोटी क्लास में थे, इतनी क्लास में, उस क्लास में जिसमें नॉर्मल आपको नंबरों का ज्ञान होता है और उसका हल्का फुल्का जोड़ आपको करना आता है। तो एक बार क्लास में आता है कि जो गणित के टीचर थे, उन्होंने कार्ल फ्रेडरिक गॉस को पनिशमेंट दिया कि भाई, हाँ, और पनिशमेंट भी ऐसे कि थोड़ा क्रिएटिव पनिशमेंट हो, कि जाओ बैठ के 1 से लेकर 100 तक का जोड़ करो, 1 से लेकर 100 तक का जोड़ करो, कि 1 में 2 जोड़ो, 2 में फिर 3 जोड़ो, 3 में 4 जोड़ो, 4 में 5 जोड़ो, एंड डैश डैश करके इसे 100 तक जोड़ के लाओ कि कितना आएगा। तो टीचर्स ने सोचा कि भाई ये अच्छी बात है कि बच्चा जब 1 से लेकर 100 तक इसको जोड़ के लाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, जैसे मेरा बेटा है वो सेकंड में, अगर मैं उसको 1 से लेकर 100 तक जुड़वाऊं तो वो ऐसे ही जुड़ेगा, 1 में +2 3, 3 में +3 6, 6 + 4 10, 10 × 4 10 और 5 15, वो एक एक नंबर टू नंबर, डिजिट टू डिजिट जोड़ेगा। तो टीचर का भी मानना ये था कि छोटा बच्चा है तो डिजिट टू डिजिट जोड़ेगा, तो 100 डिजिट तक जोड़ने में बहुत टाइम इसको लग जाएगा, 2 3 घंटे लग जाएंगे, प्लस जोड़ भी हो जाएगा, जोड़ भी अच्छा सीख जाएगा, प्लस पनिशमेंट की पनिशमेंट हो जाएगी, क्रिएटिव पनिशमेंट इसे मिल जाएगी। तो उस बच्चे को कहा कि जाओ 100 तक जोड़ करके लाओ, और वो बच्चा थोड़ी देर के लिए जाता है और थोड़ी देर बाद लौट के आता है, कुछ मिनटों में ही लौट के आता है और इसका जोड़ करके ले आता है। टीचर बड़े हैरान कि यार 100 तक का जोड़ इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। याद रखिए, बड़े बच्चों की बात नहीं हो रही है, छोटे बच्चे की बात हो रही है, कि वो कुछ मिनटों में जोड़ करके ले आता है, और जोड़ करने का तरीका बड़ा ही अलग था, बड़ा ही अलग था। जोड़ इस तरीके से था कि इसी चीज को उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, मतलब उल्टे ऑर्डर में लिखा, 100 + 99 + 98 +97 +96 डैश डैश 1, और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लिया। जोड़ने से आपका ये हुआ कि जैसे आप जोड़ेंगे, ये आ जाएगा आपका 101, ये आ जाएगा 101, ये आ जाएगा आपका 101, 101, 101, टोटल 101। अब याद रखिए, हर चीज 2 बार जुड़ी है, जैसे 100 बार 2 बार जुड़ा है, 99 2 बार जुड़ा है, हर चीज 2 बार जुड़ी है। तो इसमें इस सारे जोड़ में हर चीज 2 बार आई है, तो 2 का भाग देके एक बार जोड़ याद कर लेंगे, ताकि हर चीज एक बार आए। तो 101 कितनी बार आया, 100 बार आया, तो 101 इंटू 100, 101 इंटू 100, 101 इंटू 100, क्योंकि अगर ए 5 बार जुड़ता है, अगर ए 5 बार जुड़ता है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अगर ए 5 बार जुड़ता है तो हम 5 ए बोलते हैं, मतलब ए 5 बार। तो अगर 101 100 बार आया है, क्योंकि हर नंबर एक बार है ना, तो 100 बार हो गया ये, तो 101 कितनी बार आया, 100 बार आ गया। जैसे यहाँ से काउंट कर लो, ये 1 बार 2 बार 3 बार डैश डैश 100 बार आ गया, तो 101 इंटू 100 हो गया। हर चीज 2 बार आई हुई है, इसलिए 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देते ही ये नंबर हो गया आपका 50, और ये बन गया 5050। और ऑब्वियसली बात है, अगर बच्चा 1 to 1 जोड़ करता तो शायद मेरे ख्याल से 1 घंटा 2 घंटा नहीं, ये पूरा दिन ले लेता, क्योंकि जोड़ जो दिखा रहा है वो 5050 है, और 5050 इस बात को क्लियरली करता है कि अगर बच्चा डिजिट टू डिजिट जोड़ता तो शायद पूरा दिन भी चला जाता, तो भी बच्चा नहीं जोड़ पाता, क्योंकि 100 तक का जोड़ बहुत लंबा होता, 5050। अब 5050 सोचो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और इसको वो चलाता रहता है, हो सकता है बीच में कुछ भूल भी जाता, कुछ गड़बड़ा भी जाता, तो ये भी संभावना, तो हो सकता है उस बच्चे के लिए ये बहुत लंबा होता, लेकिन वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे, जैसे छोटी उम्र में ही नंबरों से खेलना सीख लिया था कि नंबर को कैसे यूज करते हैं।
और इस तरीके से उन्होंने जोड़ निकाला। और दो बातें पता चली, एक तो कि गॉस है वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। एक बात दूसरा ये है कि नंबरों के पास ये दोनों का फायदा है। फेडरिच गॉस के बारे में तो ये पता लगा कि वो एक अलग ही प्रकार का स्टूडेंट है। दूसरा ये पता चला कि जो नंबर्स है जिनको हम इतना सिंपल समझते हैं, ये इतना सिंपल नहीं है, इनके पास कुछ पैटर्न्स है, कुछ अलग प्रकार के पैटर्न्स भी है जिसका उपयोग हम आगे कर सकते हैं, जोड़ करने में कर सकते हैं, जैसे ये रहा। तो इसी से जो कहते हैं कि इसी से एक समांतर श्रेणी को एक बड़ा बल मिला और इस प्रकार के जोड़ को फिर आगे बढ़ाया गया, जो आगे जाके एक समांतर श्रेणी का रूप ले लेता है। क्योंकि ये जो श्रेणी है, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे आपका गैप बराबर है, यहाँ के आपके नंबरों में गैप बराबर है। ये जो बात है, ये बात केवल हर बार सत्य रहेगी अगर कोई श्रेणी के बीच में गैप बराबर है। अगर आपके पदों के बीच का गैप बराबर है तो आप उसको दो बार जोड़ सकते हैं, एक बार सीधा, एक बार उल्टा करके, और फिर जोड़ो तो उनका जोड़ हमेशा नियत आएगा, फिक्स आएगा। ये सिर्फ इसी की बात नहीं है, ये बात सिर्फ इन्हीं लोगों पे लागू नहीं है, ये हर उस पे लागू है जिसमें गैप नियत होता है। जैसे 2 + 5 + 8 + 11। अब ये देखो यहाँ पे सब में 3 का गैप है। अगर आप यहाँ पे भी ये चीज करते हो तो यहाँ पे भी आपको वही परिणाम मिलेगा, 11 + 8 + 5 + 2। अगर आपके जो डिजिट हैं, जो नंबर्स हैं, उनके बीच का गैप बराबर है तो उनको उल्टा करके आप लिखोगे और जोड़ोगे तो आपका जोड़ फिक्स आएगा। ये देखो 8 गया 13, 5 और 8 13, 5 और 8 13, 11 और 2 13, आ गया 13 × 4, क्योंकि 13 4 बार जुड़ा है। 13 × 4 /2 क्यों? क्योंकि हर चीज 2 बार जुड़ रही है। जैसे 2 2 बार जुड़ा है, 11 2 बार जुड़ा है, हर चीज 2 बार जुड़ी है, जुड़नी थी 1 बार, जुड़ी है 2 बार, तो भाग लग गया, ये आ गया आपका 26। तो यानी ये जो गुण है, ये जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, ये जोड़, इसको फिर एक्सटेंड किया गया तो पता चला कि ये जो प्रकार का जोड़ है, ये सिर्फ 1 2 3 के लिए नहीं है, ये उन सबके लिए लागू है जिनके बीच का गैप फिक्स हो। मतलब गैप फिक्स हो, मतलब पहला पद दूसरे पद के बीच में वही गैप हो जो दूसरे और तीसरे के बीच में, वही हो जो तीसरे और चौथे पद में हो। अगर सब में बराबर 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 गैप है, समान 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 अंतर है, समान 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 अंतर है, तो ये वाला जोड़ सब पे काम करेगा, हर उस पे काम करेगा जो सेम होगा। तो ये तो गजब चीज मिल गई, और इसी से उद्धार हो गया समांतर श्रेणी का। वह श्रेणियां जिसके बीच का गैप बराबर रहता है, जिसके बीच का गैप बराबर रहता है, वो समांतर श्रेणी बन गई, और एक जोड़ का हमारे पास एक नया विकल्प आ गया। देखा कमाल, देखा आप लोगों ने कितना जबरदस्त हुआ ये। अब ऐसे ये जो जीनियस होते हैं, इसीलिए इनको जीनियस कहा जाता है, ये कुछ ऐसा कर जाते हैं, ऐसा कुछ अलग कर जाते हैं जो अपने आप में ब्रांचें खोल देते हैं। अपने आप में गणित की ब्रांच, ये ब्रांचें पढ़ते नहीं है, ब्रांचें बना देते हैं। कुछ ऐसा तरीका ढूंढते हैं, कुछ ऐसी चीज करते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि उन्हें करने के बाद में लगता है यार ये तो मास्टर स्ट्रोक है ना। बड़े प्लेयर क्या होते हैं, बड़े प्लेयर कोई शॉट खेलते हैं, फिर नए जो प्लेयर आते हैं वो उसको देखते हो यार ऐसा शॉट भी खेला जा सकता है, फिर बाकी लोग बेचारे ट्रेनिंग कर रहे हैं उस शॉट की, उसने तो खेल के छोड़ दिया, उसने तो खेल के छोड़ दिया, और बाकी जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो सीख रहे हैं कि ये खेला कैसे जाता है ना। तो वो जो एक यूनिकनेस होती है जीनियसों के पास, आप किसी भी जो बड़े कलाकार हैं, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बड़े हैं, इन सबके पास क्या खास बात है, इनके पास कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक होता है, वो कुछ ऐसा अलग करके जाते हैं चीज़ों को कि बाकी लोग फिर उसको फॉलो करना शुरू करते हैं कि अच्छा इसको और पढ़ा जा सकता है, इसको और देखा जा सकता है, इसको और जाना जा सकता है। फिर वो एक, उससे पहले कोई वो चीज़ें सोच ही नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जैसे धोनी थे, धोनी से पहले अगर आप देखें तो कभी भी यॉर्कर बॉल पे छक्का मारने के बारे में कभी बात नहीं होती थी कि क्या यॉर्कर को भी कभी उठा के छक्का मारा जा सकता है। यॉर्कर जो एकदम पैरों में आ रही है, एकदम पैरों में बीच में आके गिर रही है, क्या उसको उठा के हवा में वापस पहुंचाया जा सकता है? तो ये इम्पॉसिबल था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। धोनी आए, उन्होंने एक शॉट इजाद किया, हेलीकॉप्टर शॉट, उन्हें वो आराम से खेल पा रहे थे, बाकी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे खेला जाए। तो इंटरेस्टिंग बात ये होती है वो कुछ ऐसा लेके आते हैं अपने साथ में जो आगे के लिए फिर एक धारा बना देता है कि भाई इस पे चलो अब। तो ये है कार्ल फ्रेडरिक गॉस की कहानी, और उससे हमारे उद्गम का हिस्सा, इससे समांतर श्रेणी बन जाती है। अब हम 3 श्रेणियां पढ़ेंगे, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक, एक एक की परिभाषा, उससे जुड़े हुए फॉर्मूले। गॉस की एक और कहानी है, वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। गॉस जब
ये बड़े अजीब होते हैं, सोचने समझने का तरीका बहुत तार्किक रूप से होता है। गॉस स्कूल जाते थे, ठीक है, और स्कूल जाते थे तो उन्होंने, अब डेली स्कूल जा रहा है, हर कोई बच्चा ही जाता है, घर से निकलते, आज के टाइम में तो चलो बसें आ गई है, टेम्पो आ गए, साधन आ गए, ऑटो आ गए। आज से 10 साल पहले के बच्चों की बात करें तो 10 साल पहले बच्चे जो जाया करते थे वो पैदल जाते थे स्कूल। और चलो 10 साल में भी कोई के मान लो टेम्पो वहन करने की क्षमता, तो 20 साल पीछे जाओ, तो 20 साल पीछे तो सब लोग पैदल ही जाते थे। यानी सन 2002 या 3 तक बात करें तो सब लोग स्कूल तक पैदल ही जाते थे। तो स्कूल पैदल जाते थे। ऐसे ही कॉल फेडरिच गॉस जब स्कूल जाया करते थे तो उन्होंने एक दिन तय किया कि जब मैं डेली स्कूल जाता हूँ तो कितने कदम लगते हैं, कितना टाइम लिखता है, वो लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, डेली आते कितने कदम चला, डेली जाते कदम गिनते, कितने कदम लगते हैं मुझे स्कूल जाने में, आने में, आके लिखते थे, कितना टाइम लगता है आने में, लिखते थे। और ये लिखते 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 उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया कि मुझे जो समय लगता है उस समय का ग्राफ क्या है। और वो आगे जाके बन गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। और आज ये माना जाता है कि दुनिया की हर घटना जो आपको समझ में नहीं आती हो, वो कहीं ना कहीं एक गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बेल शेप को, बेल शेप। आप मिट्टी गिराइए, देखिए, हाथ में मिट्टी लीजिए और गिराइए, क्या बनेगा नीचे? हाथ में लीजिए और मिट्टी गिराइए, क्या बनेगा? टिब्बा। ऐसे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहां यहां पे है, नहीं, ये आपको ये जो पैटर्न है, ये जो शेप है, इसे गाउसियन, गॉस के नाम पे डला हुआ है, गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप कोई भी चीज अगर बार 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 कर रहे हैं तो फाइनली आप अपने एवरेज पे आके खड़े हो जाएंगे। जो भी एवरेज होगा आप वहां पे खड़े हो जाएंगे। कभी आप एवरेज से नीचे जाएंगे, कभी एवरेज से नीचे जाएंगे, लेकिन फाइनली आप एक एवरेज नंबर जो होगा, एक नंबर ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, एक नंबर होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वो आपका एवरेज होगा, वही आपका एवरेज होगा। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ भी करवा लो, मोटा मोटी आपका हर पैटर्न इसी को फॉलो करता है, चाहे या ना चाहे। ये प्रकृति में यही पैटर्न पाया जाता है। अगर थोड़े बहुत चीजें हैं तो बात अलग है। अगर किसी का भी साइज 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। आप किसी दुकान में जाइए, शॉप में जाइए, और शॉप में देखिए जो सामान बिक रहा है उसकी लिस्ट बनाइए, उसका ग्राफ बनाइए, तो आपको पता लगेगा कि एक सामान है जो सबसे ज्यादा बिक रहा है और वो एवरेज प्राइस का है। सब में यही पैटर्न है। परीक्षा देने वालों को देख लीजिए, हमारे भी जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं आरपीएससी का, कहीं पेपर, कैसा भी पेपर बना लो, पेपर देने के बाद में जिसके जो भी नंबर आए उन नंबरों को लिखो और देखो, उनका ग्राफ बनाओ, आपको यही शेप मिलेगा, बिना परीक्षा करवाए। आप जो मन में आए, जिस बच्चे को बिठा दो, परीक्षा में जो भी नंबर आए लिखो और उनका ग्राफ बनाओ, गारंटी लेता हूं यही ग्राफ बनेगा। बताओ, ये कैसे? इसका मतलब आप चाहें या ना चाहें, आप इसी को फॉलो करते हो, इस बेल शेप ग्राफ को, इसीलिए इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह। ऑटोमेटिकली आदमी अनचाहे रूप से इसी को फॉलो कर रहा होता है ना? तो ये इन्होंने कब बनाया? जब स्कूल जा रहे थे। जब ये बंदा स्कूल जा रहा था तो बैठा बैठा ये ग्राफ बना डाला और जाके गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि चीजें वही है, दुनिया में वही चीजें हैं, लेकिन आप कितना उसको गंभीरता से लेते हैं, कितना आप उन चीजों पे ध्यान देते हैं। जैसे हम बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि न्यूटन से पहले सेब नहीं गिरता था, वो तब भी नीचे ही गिरता था। न्यूटन से पहले भी सेब नीचे गिरता था। तो न्यूटन में क्या खास बात थी? न्यूटन में ये खास बात थी, न्यूटन में ये डेयरिंग नेचर था कि उन्होंने पहली बार ये सवाल पूछा कि सेब नीचे क्यों गिरता है। वो सर पे गिरा या कहीं गिरा से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या न्यूटन से पहले सारे सेब ऊपर जा रहे थे? नहीं, तब भी नीचे आ रहे थे। तो उससे पहले लोगों ने क्यों मेहनत नहीं की? बोले किसी की हिम्मत नहीं हुई सवाल पूछने की। लगा कि सवाल पूछूंगा तो उत्तर भी ढूंढना पड़ेगा, सवाल पूछूंगा तो उत्तर भी ढूंढना पड़ेगा, तो सबने पीछा छुटाया, सवाल ही पूछने बंद कर दिए। हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है कि उत्तर नहीं मिलेगा, इससे अच्छा सवाल पूछना ही बंद कर दे, क्योंकि वरना फिर उत्तर ढूंढना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। हमारी जिम्मेदारी इस मामले में बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम सवाल पूछेंगे तो फिर जिम्मेदारी हो जाएगी कि उत्तर भी ढूंढ के लाओ। उत्तर ढूंढेंगे तो परेशान होंगे, इससे अच्छा सवाल पूछना ही बंद कर दें। तो हमने कहीं भी सवाल नहीं पूछे। आर्कमिडीज से पहले क्या चीजें तैरती या डूबती नहीं थी? बिल्कुल डूबती थी। आर्कमिडीज से पहले भी चीजें तैरती थी और डूबती थी, लेकिन आर्कमिडीज ने ऐसा क्या किया? बस आर्कमिडीज ने पहली बार ये सवाल पूछा कि चीजें क्यों तैरती है, क्यों डूबती है।
यही कहानी है कि आपके सामने ही हो रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिम्मत कर पाते हैं सवाल उठाने की भी ऐसा क्यों हो रहा है, और खुद से, क्योंकि ये जब आप बाहर कहीं है नहीं, ढूंढने आपको ही पड़ते हैं, फिर आप अपना ढूंढते हैं। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी के अंदर। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? आपके पास एक अनुक्रम है, अनुक्रम का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे पद है। पहला ट्रम मतलब पहला पद, टी फॉर ट्रम, ट्रम मतलब पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका चल रहा है। अब इसमें खास बात यह है कि आप कोई भी दो पदों को घटाएंगे, आगे वाले में से पीछे वाला, T2 में से T1 घटा दो, T3 में से T2 घटा दो, T4 में से T3, कोई भी दो कर्मागत पद, कर्मागत लगातार, Tn में से Tn-1 घटा दो, तो हर बार एक ही राशि आपको प्राप्त होगी। ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी, और इस अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, जिसे डी द्वारा दर्शाया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको घटा रहे हैं। ये जो गैप आएगा, कोई भी दो, कोई जरूरी नहीं है कि आप किनको घटा रहे हैं, मर्जी आपकी है, जिसको भी घटाओ, क्योंकि सब में गैप बराबर है। और अगर सब में गैप बराबर नहीं है तो फिर समांतर ही नहीं है। अगर सब में गैप बराबर नहीं है तो फिर समांतर ही नहीं है। सब में गैप बराबर नहीं है तो फिर समांतर ही नहीं है। समांतर होगी तो गैप बराबर होगा, अंतर बराबर होगा। हर आगे वाले में से पीछे वाले, ऐसा नहीं कि चौथे में से तीसरा, चौथे में से दूसरा घटा दो ना, लगातार, लगातार कर्मागत, कर्म से दो पद लेने हैं, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। तो देखो Tn और Tn-1 है, Tn आगे वाला होगा, n-1 पीछे वाला होगा, तो घटाना आगे वाले में से पीछे वाला है, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। तो आगे बढ़े, आ जाओ। अब अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, मान लो वो ए से शुरू होती है, और अंतर जो है वो डी का है, सार्व अंतर। सार्व क्यों कहा गया? सार्व मतलब सभी में, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें डी का अंतर है, किसी और में कुछ अंतर है, ये अंतर सबका है ना, सबका एक ही अंतर है, इसीलिए सार्व अंतर कहा गया। सबका एक ही अंतर है, इसीलिए सार्व अंतर कहा गया। ठीक है, वरना खाली अंतर भी कहा जा सकता था। सार्व अंतर कहने का मकसद सिर्फ ये था कि भैया सबके अंदर एक ही अंतर रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। तो अगर पहला पद ए है तो अगला पद क्या आएगा? डी, ए प्लस डी आएगा, तभी तो अंतर डी आएगा, तभी तो अंतर डी आएगा। तो पहला पद अगर ए आया तो दूसरा पद ए प्लस डी आएगा, अगले में फिर डी जुड़ जाएगा, ताकि अंतर जब घटाएं तो वापस डी आ जाए, है ना, डी जोड़ दो ताकि घटाने पर वापस डी आ जाए, है ना। तो पहला पद अगर ए हुआ तो दूसरा पद ए प्लस डी हुआ, तीसरा पद ए प्लस 2d हुआ, ए प्लस 3d हुआ, डी जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि घटाने पर वापस आपको डी मिल जाएगा। घटाने पर जैसे घटाओगे डी आ गया, घटाओगे डी आ गया, घटाओगे डी आ गया, है ना। तो आगे डी जोड़ के बढ़ाते जाओ ताकि अंतर डी बना रहे। तो ये आपका प्रथम पद हो गया, इसको आप T1 कहेंगे, ट्रम 1, टर्म 2, तीसरा पद, चौथा पद। यहाँ पे एक चीज देखिए, कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो हमें ये कि जब आप दूसरा पद निकाल रहे हैं, जब आप दूसरा पद निकाल रहे हैं तो आपका ए प्लस डी आ रहा है। जब आप तीसरा निकालने जाते हैं तो ए प्लस 2d आता है, मतलब तीसरे में 2d आता है, चौथे में 3d आता है। इसका मतलब जो भी नंबर का पद निकालते हैं उसमें एक कम आता है। यानी अगर मैं कोई nवां पद निकालूं, n नंबर का, n नंबर मतलब पांचवा, सातवां, 11वां, कोई सा भी, तो ये मेरे पास आएगा a प्लस n-1d, क्योंकि यहाँ पे जो भी पद है, जो नंबरिंग है, उसमें d कम आता है ना। पैटर्न देखिए, अगर हम इसके पैटर्न को पकड़े तो चौथे पद में 3d आ रहा है, तीसरे पद में 2d आ रहा है, दूसरे पद में 1d आ रहा है, पहले पद में 0d आ रहा है, मतलब जितना भी पद का नंबर है डी कम आता है। तो nवें पद के लिए a प्लस n-1d आ जाएगा। इसको कहते हैं व्यापक सूत्र। ये व्यापक सूत्र हो गया, इससे आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, इसे जनरल टर्म कहते हैं, कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसे देखो, ये आपकी एक समांतर श्रेणी है,
पहला पद 2 हो गया, अंतर घटा घटा के देखो, इन दोनों को घटाऊंगा तो अंतर आएगा 5, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, 17 माइनस 12 5, 22 माइनस, अच्छा वो क्या, हाँ हाँ, डेयरिंग नहीं, एक्चुअली डेयरिंग नहीं होता हमारा, जो पालन पोषण होता है ना, गलती। अब हमें अपने आप को दोष मत देना, अपने आप को दोष मत देना, प्रॉब्लम हमारा है जिस परिवेश में हम पड़े हुए हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम पड़े। हम में से कोई निकल जाए तो कोई कोई मतलब है ना, जादुई कुछ हो गया तो निकल जाए तो निकल जाए, बाकी हम लोग अगर है तो नॉर्मल बनाए दिया जाता है। हमारे आसपास का माहौल, हमारे परिवार के लोग, हमारे स्कूलें, हमारा पड़ोस, हमारे साथी जन, इनका सबका काम सिर्फ पता है क्या है, आपको नॉर्मल बनाना, आपको सामान्य बनाना, आपको एवरेज बनाना, है ना। जैसे वो कहते हैं जो कोई बाज हो, अगर बाज का अंडा जो है वो मुर्गियों में आ जाए तो, बाज का अंडा अगर किसी दिन जो है वो मुर्गियों में आ जाए और मुर्गियों में उसका पालन पोषण हो तो कैसे होगा। वो बाज है, वो उड़ने के लिए बना है, लेकिन फिर भी अगर मुर्गियों के बीच में पलेगा तो वो मुर्गी बन के रह जाएगा, वो पूरे जिंदगी भर जमीन पे दाने ही चुगता रहेगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि अंडे की दिक्कत है, अंडे की कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो बाज ही था, लेकिन मुर्गियों में आ गया। अब आ गया तो मुर्गी अपने हिसाब से पालेगी उसको। तो प्रॉब्लम ये है, हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें हमेशा सेफ 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 और इतना सेफ सिखाया जाता है, हमें कभी भी बाहर सोचने की हिम्मत नहीं दी जाती, कभी चैलेंजिंग चीजें नहीं करने दी जाती। बोला फेल हो गया तो, फेल हो गया तो, फेल हो गया तो, फेल के नाम से इतना डराया जाता है कि हम रिस्क लेना ही बंद कर देते हैं, हम हिम्मत करना ही बंद कर देते हैं, हम सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। डर डर इतना ज्यादा डरा दिया जाता है हर चीज को लेके कि अब हमारे पास सोचने समझने की ताकत ज्यादा नहीं है। बस कोई पढ़ा दो, हम याद कर लेंगे, काम खत्म। बस इतना ही है हमारे पास। अब अपने पास कोई क्रिएटिव दिमाग नहीं है हमारे पास। अगर हम सोचें, आप जो लगा हो अजीब पूरा ना मानिएगा, लेकिन सच्ची बात ये है, हमारे पास कोई क्रिएटिव दिमाग नहीं है। अब खाली एक रट्टाफिकेशन है, कोई करवा दो, जमवा दो, पेपर पास करवा दो, नौकरी चढ़वा दो, बात खत्म। इतना मतलब अब दिमाग की बैटरी बैठ चुकी। अब इनमें क्रिएटिव आइडिया आना ही बंद हो गया। अब क्रिएटिव आइडिया आना ही बंद हो गया। और सीखना से तो अब इतना ज्यादा डर लग गया अपन है कि कोई नई चीज आप सीख ही कौन सका। कहीं ट्राई करके देख लो और बता दो। नहीं यकीन है तो थे बता दो। पिछला 12 महीना में कत्ती नई चीजें सीखी, बोला कौन सीखी, डर लग गया नई चीज सीखने से। तो कहानी आ होगी कि आपा एकदम बिठा दिया आपने पूरा, आस पड़ोस सारा सह मिल मुलार बढ़िया काम करियो, आपको जिम्मेदारी पूरी करी। भाई कहानी वह करे कि ट्रिनिटी भी होती कि एक बार क्या होता है, एक नदी, एक समुद्र का किनारा होता है जहाँ पे एक व्यक्ति होता है जो मछुआरा होता है, जो मछलियां पकड़ रहा होता है। मछलियां पकड़ रहा होता है तो वो मछलियां पकड़ के एक डब्बे में डालता है और डब्बे में ढक्कन बंद कर देता है, और एक दूसरे डब्बे के अंदर केकड़े पकड़ता है और केकड़े पकड़ता है और उनको ऐसे रख देता है। एक पास में से कोई वहां से गुजर रहा होता है व्यक्ति, वो पूछता है यार ऐसे क्या, ये मछलियां हैं इनके लिए तो तू ढक्कन लगा रहा है, और ये जो केकड़े हैं इनके लिए ढक्कन नहीं लगा रहा। बोले केकड़ों को ढक्कन की जरूरत नहीं है। बोले क्यों, कहता एक दूसरे की टांग खींच लेती है, जैसे ही ये केकड़ा बाहर जाएगा दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच के अंदर ले आएगा, टेंशन ही नहीं है। मछलियों में दिक्कत है कि अगर ये उछल के बाहर चलेगी तो रोकेगी, कोई दूसरी मछली इसको रोकेगी नहीं, एक मछली को दूसरी मछली रोकती नहीं है। लेकिन केकड़े में ये अच्छी बात है कि जैसे ये केकड़ा बाहर निकलेगा दूसरा केकड़ा टांग पकड़ के खींच लेगा। तो हमारा सिस्टम बड़ा है, अच्छा कुछ करने ही नहीं देगा, बराबर रखेगा, सबको एक जैसे बना के बोझ लादने लायक हमें बना के छोड़ देगा, जिससे हम कभी नहीं कर पाए। अभी आप सोचो, अगर अजीब लग रहा होगा, अमेरिका में इतने सारे आविष्कार होते हैं, अमेरिका में इतना सारा होता है, क्यों, उन्होंने वो माहौल क्रिएट किया है, वो माहौल बनाए हैं उन लोगों ने। हमारे यहाँ आज अगर मान लो वही व्यक्ति, सेम व्यक्ति, इलॉन मस्क को ले लो, चाहे आप स्टीव जॉब्स को ले लो, चाहे बिल गेट्स को ले लो, इंडिया में पैदा करके दिखा दो। इंडिया में पैदा करने के बाद में या तो वो एलडीसी होंगे, या तो वो एलडीसी लग जाएंगे, या सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में कटा न कटा मास्टर लाग जी, और या फिर रेलवे कमाने लाग जी। अगर स्टीव जॉब्स भारत में पैदा होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी में लागे होते हो बाहर, देश की सेवा कर रहे हो तो क्या ना क्या, चाहे रेलवे से कर रहे हो, चाहे टीचर्स में कर रहे हो, चाहे बैंक में लाग रहे हो, चाहे एलडीसी लाग रहे हो, और चाहे आर्मी में लाग रहे हो। बिल गेट्स था ना कठे न कठे लात तो, लापता बिल गेट्स लात तो अठे, स्टीव जॉब्स ने करवा लियो, एप्पल बनाई है मजाला बना देता अठे, ठीक है, अठे भी ने नौकरी में लगा देता आपका कठे न कठे, कहीं ना कहीं पर वो देश की सेवा कर रहे हो तो कि ना कि तरीका से। हकीकत ये है कि माहौल ऐसा है जो डेवलप होने नहीं देता, सपोर्ट करने वाला, क्योंकि एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये भी इतना ही सच है, लेकिन कम से कम खींचने वाले तो ना हो। वो हिम्मत कर रहा है तो कोई उसको खींचने वाला तो ना हो, टांग खींचने वाला तो ना हो कि भैया चल तू बढ़िया कर रहा है, ट्राई तो करके देख, कुछ नहीं बिगड़ेगा, करके तो देख, तो एटलीस्ट वो तो बढ़िया हो।
तो दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है शुरू की, यहाँ हमारे हिस्से ऐसे हैं कि कोई बढ़ने ही नहीं देता हम लोगों को, कुछ सोचने ही नहीं देता। इलोन मस्क का एग्जांपल ले लेते हैं। इलोन मस्क ने पहली बार ये सोचा, अब सोचना इस बात को कि क्या ये सोच इंडिया में डेवलप हो सकती थी। इलोन मस्क ने कहा कि भैया हम हर बार जब किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसके साथ लॉन्चर को भेजते हैं, लॉन्चर उसको आधे रास्ते में, उससे आधे रास्ते में जाके छोड़ के आता है, और फिर लॉन्चर वहीं पे भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, समुद्र में आके गिर जाता है। तो ये हर बार हमें लॉन्चर बनाना पड़ता है, हर बार हमें लॉन्चर बनाना पड़ता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लॉन्चर जाए, सैटेलाइट को छोड़कर वापस आ जाए हमारे पास, वापस आ जाए हमारे पास। हम लोग कह रहे बेवकूफ, अरे गेल सप्पा, सैटेलाइट ना भेजू ही बहुत दूर काम है, पाछो ले आणु। अगर इंडिया सोच के देखो, ये सोच अमेरिका के लिए भी आसान नहीं था इसको हजम करना, अमेरिका वाले लोगों को भी लिए ये आसान नहीं था कि भी इस सोच को वो अटैप कर सके। सैटेलाइट को क्लास में, ऑर्बिट में भेजना ही अपने आप में नियर टू इम्पॉसिबल है। बहुत सारे देश तो अभी तक ये सोच ही नहीं पाए हैं। तो सैटेलाइट को भेजना, फिर उसी लॉन्चर को वापस लाना और रीयूज करना, ये तो नियर टू इम्पॉसिबल था। लेकिन उस बंदे ने कहा, अच्छा बंदा कैसा, बैकग्राउंड क्या, इकोनॉमिक्स का और फिजिक्स का, उसका कोई एरोस्पेस से, कोई एरोनॉटिक्स से किसी से कोई लेना देना नहीं, इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं। जो ये बातें बोल रहा है उसका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं। वो ये बातें बोल रहा है कि सैटेलाइट को जो लॉन्चर है उसको वापस लेके आएंगे, दोबारा रीयूज करेंगे। फिर पूरी हिम्मत लगाता है, बैंक करप्ट होने के कगार पे पहुंच जाता है, लास्ट में सफल हो जाता है। आज उसकी कंपनी जो है स्पेस एक्स, वो यही कर रही है, सैटेलाइट में छोड़ के वापस आती है, रीलॉन्च होता है। उसका खर्चा सबसे कम है, क्यों? क्योंकि उसका लॉन्चर बार बार नहीं बनता, एक ही बार बनता है, छोड़ छोड़ के वापस आ जाती है। तो बात यहाँ शुरू होती है कि क्या ऐसी सोचें कि जगह कहीं हो सकती है, क्या इतनी जगह आप दे सकते हो, इतना स्पेस दे सकते हो इस तरह की क्रिएटिव सोच को, कुछ करता ही यार। लेकिन नहीं, इतनी जगह तो हम बना ही नहीं सकते। इतने बनाते हैं तो यार जीवन बर्बाद है, फलान है, ढिकान है ना। भी बापड़ा ने एक लो छोड़ दे हटे, यहाँ की बात कर ले तो छोड़ दे। अगर आदमी हुआ है तो पहले तो सबसे पहले तो घर का साथ छोड़ दे। घर का क्या, वो पागल हो गए, मालो छोड़ो तू, तो सबसे पहले तो घर का साथ छोड़ दे। फिर आस पड़ोस का जिका लोग है बेका भाई दूर रहे, तू बीमारी को शिकार है, मेरा हमारा छोरा और खराब करोगे। फिर पड़ोसी दूर होना शुरू हो जावे। फिर भी के बाद में अभी ब्याह ब्यू कद होने को नहीं, अब बात भी पक्की है, पागलों का ब्याह समाज घोषित कर दे, बिना पागल ब्याह भी हुआ को नहीं। फिर वो यही चल रहा है। फिर तो अब यहाँ की स्थितियां खड़ी कर दे वहां पर। अब कोई चमत्कार से कुछ कर गयो तो बात अलग है। चलो वापस आते हैं। तो इसका प्रथम पद 2 है, 2 से ये सीरीज शुरू हो रही है, जहां से शुरू हो रही है वो 2 हो गया, और जिससे ये आगे बढ़ रही है वो डी हो गया, डी 5 है। प्रथम पद 2 है, सार्व अंतर 5 है, और जिससे ये आगे बढ़ रहा है। आ जाओ, अब ये जो अनुक्रम है इस अनुक्रम को देखें, और ये अनुक्रम कौन सा है, यह अनुक्रम कौन सा है, तो घटा के देखते हैं, है ना, घटा के देखते हैं। तो दूसरे में से पहला घटाया, दूसरे में से पहला घटाया, ये आ गया 1/√7। ठीक है, पहले 2 में ये अंतर आ रहा है, अब अगले 2 में बिल्कुल सही, 1/√7 का ही गैप है। इसका मतलब एपी में, समांतर श्रेणी में, दिखने में थोड़ी अलग लगती है, दिखने में अलग लगती है एपी में। आगे है व्यापक पद। व्यापक पद का मतलब एनवा पद, और एनवे पद का मतलब वह पद जिसमें आप जो भी रखें वो एग्जैक्टली वो वाला पद आ जाए। एक रखें तो पहला पद आ जाए, 2 रखें तो दूसरा पद आ जाए, 3 रखें तो तीसरा पद आ जाए, मतलब एनवा पद। एनवा पद यानी व्यापक पद, है ना। व्यापक क्यों कहा गया, ये अपने आप में एक पद है, लेकिन वैसे ये सारे पद है।
वैसे ये सारे पद है, जनरल टर्म है ये, इससे आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। वैसे तो एक है, वैसे सारे हैं, एन का मान रखते जाओ, सारे निकाल लो, और गिनती में ये एक है, खुद में ये एक है, और एन का मान रखते जाओ, सारे पद आ जाएंगे। तो इस पद को व्यापक पद कहा जाता है, जनरल टर्म कहा जाता है। जैसे अब ये श्रेणी है, इसका व्यापक पद हमें पीवा पद निकालना है, पीवा पद ज्ञात करना है, टी पी ज्ञात करना है, पी नंबर वाला जो पद है वो हमें ज्ञात करना है। पहले डी निकाल लो, ये तो आपका ए हो गया, डी निकाल लो, डी का मान माइनस का 1/n, ये डी आ गया। पीवा पद निकालें, जो एनवा पद है उसी में पीवा पद आ जाएगा, पीवा पद ए प्लस एन की जगह पी आ जाएगा, पी -1 डी, पीवा पद, तो एन की जगह पी लिख दो, पीवा पद आ जाएगा। जैसे 5वां पद चाहिए तो एन की जगह 5 रख दो, 7वां पद चाहिए तो एन की जगह 7 रख दो, पीवा पद चाहिए तो एन की जगह पी रख दो, तो जो भी पद चाहिए वो एन की जगह रख दो। ए का मान ये रहा, तीन माइनस पी/n। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो इसको देख के भी आप पैटर्न पकड़ सकते हैं, आप इसको देख के भी पैटर्न पकड़ सकते हैं कि भी कैसे चल रही है। श्रेणी के चलने के तरीकों को पहचानिए। ये है T1, ये T2, ये T3, और अंदाजा लगाओ कि पहला पद जो आ रहा है, पहले पद में 3 आ रहा है, दूसरे में भी 3 आ रहा है, तीसरे में भी 3 आ रहा है, तो हर बार चाहे पद कोई भी हो आगे तो 3 ही आएगा। इसका मतलब अगर पीवा पद निकालूं तो आगे तो 3 ही आएगा, बीच में माइनस माइनस और माइनस माइनस ही आएगा। फिर पहले पद में 1/n आया, दूसरे पद में 2/n आया, तीसरे पद में 3/n आया, तो फिर पीवें पद में p/n आएगा। तो इस तरीके से चलते हुए पैटर्न से भी हम इस चीज को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले से भी कर सकते हो और देख के भी समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। अगला प्रश्न, एक समांतर श्रेणी है जिसका 9वां पद जो है, एक समांतर श्रेणी है जिसका 9वां पद 0 है, 9वां पद T90 है, तो 29वें और 19वें पदों का अनुपात, 29वां पद 29वां पद और 19वां पद, T29 T19, तो पहले T9 जो है वो 0 दिया गया, आ जाओ T9, तो A + 8D, n का मान 9 रख देंगे, ये बराबर 0, A बराबर -8D, ठीक है, ये मान A बराबर -8D हो गया। 29वां पद, A की जगह -8D, D से D कट गया, 2:1,
ठीक है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना कि भाई आप लोग ये तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। इससे पहले अगर कोई लोगों को एपीजीपी के बेसिक्स में प्रॉब्लम है, एकदम शुरुआती प्रॉब्लम है, आइडिया पकड़ में नहीं आया हुआ है, कहानी नहीं समझ में आई है कि एपीजीपी एचपी क्या होती है, तो फाउंडेशन वाले लेक्चर देख लेना। आप अपने हिसाब से तय करना कि कितना पढ़ना है। कोई कहता है सर कहाँ से पढ़ना शुरू करें, किससे शुरू करें, आपकी मर्जी है। देखो वो आप पे तय है कि भाई आपका लेवल क्या है। आपको अगर बेसिक में प्रॉब्लम है ना, छोटी छोटी चीजों से भी प्रॉब्लम है, समांतर श्रेणी का जोड़ है, योग है, सवाल सॉल्व करने हैं, बेसिक कहानी में भी दिक्कत है, तब तो पहले फाउंडेशन वाले लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी से शुरू करिए। और कायदा तो यही कहता है, देखो सच्ची बात तो ये है, शुरू चाहे आपका लेवल चाहे कुछ भी हो, पढ़ना आपको वहीं से चाहिए एकदम, है ना, सीडी टू सीडी सीखना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपका चाहे कोई भी लेवल हो, है ना, आपको पढ़ना हमेशा शुरू से चाहिए, नीचे से। आप एनसीईआरटी, हाँ ठीक है, आपका अच्छा लेवल है, थोड़ा जल्दी देख लो, लेकिन देखने आपको सब चाहिए। पता नहीं किसमें से कौन सी चीज काम आ जाए, कौन सी ऐसी चीज हो जो आपको नहीं पता हो और आपको वहां पता लग जाए। हो तो सकता है ना, ये तो नहीं मानते अपने आप को कि भी हम इतने इतने क्लियर हैं, इतने हमारे बेसिक इतने अच्छे हैं कि हमें कोई और चीज नहीं सिखा सकता। ये तो तय नहीं है, क्योंकि मेरे जो एनसीईआरटी वाले लेक्चर है या आरबीएससी वाले लेक्चर है वो भी बहुत डेप्थ में है। जो फाउंडेशन वाले लेक्चर है वो भी काफी अच्छे डेप्थ में है, क्योंकि काफी बच्चे जो हैं वो आप उनसे राय, आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो लेक्चर भी अच्छी खासी डेप्थ में है, गहराई में है उनमें भी। तो अगर वहां देखोगे तो बहुत कुछ आपको वहां पे भी सीखने को मिलेगा। एनसीईआरटी वाले, आरबीएससी वाले, एसआर सैनी वाले जिसे आप फाउंडेशन कहते हैं, उनको भी पढ़िए, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको, ये पक्की बात है। थोड़ा जल्दी करके देख लो, बस यही तो हो सकता है, लेकिन वो भी एक बार देखो जरूर, कुछ ना कुछ खालिस्तान आपका भरेगा ही भरेगा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट टाइम मैंने कराया था एपीजीपीएचपी, वो देखो। फिर आप इनको लाइव में चल ही रहा है, इनको तो लाइव में देख ही रहे हो, इनको लाइव में देखो। इस तरीके से आपके एक साथ बहुत सवाल हो जाएंगे, बहुत सारे। अब एनसीईआरटी में तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से एपीजीपी में 100-150 सवाल तो पक्के होंगे, वहां पे भी कराए होंगे। आरबीएससी में भी 100-150 कराए होंगे। एसआर सैनी में भी 40-50 कराए होंगे। 250 तो वहीं हो जाएंगे, 250-300 तो वहीं हो जाएंगे। फिर इससे पहले वाले में करवाए 50-60 वहां रहे होंगे, 50-60 अभी यहाँ वाले यहाँ हो जाएंगे। तो 400-450 क्वेश्चन को सेट आपको मेरे द्वारा सॉल्व कराया हुआ मिल जाएगा, प्लस शीट है। फिर आप खुद से और करना चाहो तो फिर और कर सकते हो, या उन्हीं को रिवाइज कर लो, एक्स्ट्रा नया करो ही मत, क्योंकि इससे ज्यादा होगा भी नहीं, उन्हीं को दोहराते रहो। नहीं, उसे फाउंडेशन में ही रखा है, उसे भी ऐसा सैनी को भी फाउंडेशन में ही रखा है। वो तीनों लेवल है। एनसीईआरटी सबसे नीचे लेवल है जिसमें एकदम बेसिक है, फिर उससे ऊपर आरबीएससी है, उससे ऊपर आरबीएससी है, वो तीनों आपके उसका हिस्सा हो गई। ये एग्जैक्टली ये जो सवाल है ये एग्जैक्टली आपके कंपटीशन के लेवल के हैं, ये आपके कंपटीशन को मैच करेंगे। ना उससे बहुत ज्यादा होंगे, ना उससे बहुत कम होंगे, मोटा मोटी आपके कंपटीशन के आसपास होंगे। इनको चुन कर लाए गए, कंपटीशन को देखते हुए चुन के लाए गए, है ना। अब जैसे एसआर सैनी है या और है, उनमें हो सकता है थोड़े अच्छे लेवल के सवाल बहुत अच्छे मिल जाए जो शायद कंपटीशन से मैच भी ना करे। यहाँ जो भी सवाल आ रहे हैं वो कंपटीशन के आसपास के ही आ रहे हैं। इक्के दुक्के जरूर थोड़े बीच में ऐसे लाते हैं ताकि थोड़ा सोचने की ताकत बढ़ जाए, समझने की ताकत बढ़ जाए, तो अलग जरूर है। कभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे 3-4 सवाल मैं ले आता हूँ, हट के ले आता हूँ, वरना नॉर्मली वैसे सवाल आता हूँ जो आसपास हो, प्लस किसी ना किसी भर्ती प्रक्रिया का सवाल हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जितने भी सवाल मैं लाता हूँ, मोटा मोटी सारे के सारे सवाल किसी ना किसी एग्जाम का हिस्सा रहे होंगे, चाहे वो टीचर्स एग्जाम का रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग के एग्जाम के रहे हो, चाहे किसी और कहीं भी एग्जाम होता हो, वो सारे इकट्ठे करके उसमें से जो हमारे एग्जाम को मैच करते हो वही सवाल आता हूँ। तो यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली कंपटीशन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ इजी भी दिखाई देंगे आपको, यहाँ कई सवाल एनसीईआरटी के लेवल के भी दिखाई देंगे, यहाँ पे कई सवाल आपको एसआर सैनी लेवल के भी दिखाई देंगे, यहाँ कुछ बीच के भी दिखाई देंगे। कंपटीशन में आपको सारे दिखाई देंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल का मतलब आपके एग्जाम लेवल का। आ जाओ अगले सवाल पे। किसी समांतर श्रेणी पीवा पद क्यूवा पद, पीवा पद तो क्यू है, क्यूवा पद पी है, तो आरवा पद कितना होगा? आरवा पद कितना होगा?
पीवा पद बराबर क्यू, क्यूवा पद बराबर पी। पीवा पद एन की जगह पी रखा बराबर क्यू, क्यूवा पद बराबर पी। ये बड़ा फेमस सवाल है, बहुत जगह मिलता है ये सवाल। दोनों को घटा दो, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये कट गया, डी बराबर आ गया आपका माइनस का 1। डी का मान सही है, कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं किया होगा। डी का मान रखने पर ए का मान आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस 1। डी का मान रख के किसी में भी रख दो, डी बराबर माइनस 1 रखने पर ये ए का मान आ गया। अब आपका आरवां पद जो कि पूछा है, ए का मान डी का मान -1, पी प्लस क्यू माइनस आर। पी प्लस क्यू माइनस आर। और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सको इन्हें, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन से भी कर सकते हो कि पीवा पद क्यू है तो कौन सा ऐसा है जिसमें पी रखने पर क्यू आ रहा है, क्यू रखने पर पी आ रहा है ना, कौन सा ऑप्शन सही है ये पता कर लो। डायरेक्ट इससे भी हो जाएगा कि भाई पीवा रखूं, पीवा रखने पर क्यू आना चाहिए, तो किस में आर की जगह पी रखूं तो क्यू आ जाए, और क्यू रखने पर क्यू रखूं तो पी आ जाए, तो यही ऑप्शन बैठ रहा है। इसमें पीवा पद निकालेंगे तो क्यू आएगा, और क्यूवा पद निकालेंगे तो पी आएगा। तो बाय ऑप्शन में भी किया जा सकता है। अगला सवाल, अगली चीज कि भी अगर आपको पद मानने पड़े समांतर श्रेणी में, पद मानने पड़े, वैसे तो आप समांतर श्रेणी के जो पद है वो ऐसे मान सकते हैं, एक पद ए, समांतर श्रेणी माननी हो, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से आप पद मान सकते हैं। लेकिन कई केस ऐसे होते हैं जब आप चाहते हैं कि थोड़े से सरल पद हो, कैलकुलेशन आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए, थोड़ा सा हल करने में आसानी हो, तो इस टाइप के पद मान सकते हैं। 3 पद मानने हैं तो ये मानिएगा, ए प्लस डी, ए माइनस डी। ये समांतर श्रेणी है, चिंता मत करो, समांतर श्रेणी है, घटा के देख लो अंतर बराबर है। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि जब ये ऐसे 3 पद लोगे और इन्हें जोड़ने की जरूरत पड़ गई तो आपका डी से डी कट जाएगा और 3 ही आ जाएगा। तो ये पद मानने में बहुत बढ़िया रहेंगे क्योंकि इनका जोड़ आसान है। इनका जोड़ जो है वहां डी से डी कट जाता है, ए और ए 3 ही आ जाता है, फिर ए का मान निकल जाता है। तो इसलिए ये 3 पद अगर मानो ये भी तो भी आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये मानने से नहीं होगा, ये वाले मानने पे भी हो जाएगा, बस कैलकुलेशन का फर्क होगा, एक में थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, एक में ज्यादा हो जाएगी। 3 पद मानने हो तो ये मान लीजिएगा ऐसे, 4 मानने हो तो ये मानिएगा, 5 मानने हो तो ये मान लीजिएगा। वैसे 5 मानने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली 3 या 4 से ही होता है। 3 और 4, 5 का तो देखा ही नहीं कभी। 3 और 4 मानने होते हैं तो ये ऐसे मान लेना। अब इन दोनों में ये फायदा है कि जैसे ही जोड़ोगे डी 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 सब में कट जाएंगे, ए आ जाएगा। तो ये मानने में आसान है, सॉल्व करने में आसान है। देखो जैसे ये रहा, अब ये क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग 56 है। अब 4 पद मानने हैं आपको, 4 पदों का जोड़ 56 है। अगर वो मानोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो आपके पास जो समीकरण आएगी उसमें ए भी आएगा, डी भी आएगा, किसी का भी मान आपको नहीं मिलेगा, किसी का भी मान आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें हम 4 पद वो वाले माने तो कौन से वाले, ये वाले, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी,
और a प्लस 3d। पहले से समझ लो अच्छे से कि ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। कैसे समांतर श्रेणी है? क्योंकि इन दो के बीच का अंतर 2d है, इन दो के बीच का अंतर 2d है। है ना? लेकिन असमांतर श्रेणी हुई क्या? समांतर श्रेणी में तो अंतर d हुआ ना, समांतर श्रेणी में तो अंतर d होता है ना, 2d थोड़ी होता है। गलत है ना? हाँ तो गलत है। समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है वो तो d होता है, यहाँ तो 2d आ रहा है। क्या कहते हो? समांतर श्रेणी में अंतर तो d होता है, 2d थोड़ी होता है ना? बात तो कायदे की है, सवाल एकदम कायदा को है। समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है वो तो d होता है, 2d थोड़ी होता है। तो एक्चुअली डी हमने बाद में नाम दी है। समांतर श्रेणी की जो पहली परिभाषा थी, मेन परिभाषा, उसमें हमने कहा था कि भाई अंतर चाहे कितना भी आए, बस बराबर आए, अंतर बराबर है। हमने कोई डी का, 3d का, 4d का नाम नहीं लिया था। हमने कहा था कि जो अंतर आए वो एक अचर राशि हो, मतलब फिक्स आए, अंतर फिक्स आए, बस अंतर समान होना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि वो डी है कि 2d है। सरलता के लिए हमने डी नाम रख दिया, वो नाम है हमारा, वो हमारा नाम है, और नाम से कोई लेना देना नहीं है। अंतर 2d, 3d, 4d, 5d कुछ भी आए, अंतर बराबर आना चाहिए, वो समांतर श्रेणी है। ये नहीं कि अंतर d आए तो समांतर श्रेणी है ना? अंतर d आता है तो भी समांतर श्रेणी है, 2d आता है तो भी है, बस आए बराबर। जितना पहली बार में आया है उतनी है दूसरी बार में आए, उतना ही तीसरी बार में आए, बराबर आना चाहिए, है ना? अब इन चार पदों को फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब इन सबको जोड़ोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि इनका योग 56 है, तो इनको जब जोड़ोगे तो डी, 4d, ये कट गया, 4a बराबर आ गया 56, और a बराबर आ गया 14। ये लो, a का मान आपको मिल गया। तो ये है मानने का फायदा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इसे और कुछ मानते तो आंसर नहीं आता, आंसर आ जाता, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट जो है वो लंबा हो जाता, बस इतनी बात है। इसका प्रथम पद 11 दे रहा है और हमारा आ रहा है 14। हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमारा प्रथम पद ए था ही नहीं, हमारा प्रथम पद तो a-3d था, तो ये मानने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये मानने का कोई फायदा नहीं हुआ। ए का मान निकल गया, लेकिन ए अब हमारे काम नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा प्रथम पद हो गया a-3d, हमारा प्रथम पद हो गया a-3d, तो इसने हमारा सारा समीकरण बिगाड़ दिया, इसने हमारा सारा समीकरण बिगाड़ दिया। अब हमारा प्रथम ये देखो a-3d 11 के बराबर है। अब a-3d है, चलने दो इसको, तो भी हो जाएगा, सीधा करते तो भी हो जाता। अब हमारा प्रथम पद ए नहीं है ना? देखो कंफ्यूज हो गए हम लोग भी कि भैया ए प्रथम पद 11 है, ए प्रथम पद नहीं है, क्योंकि प्रथम पद तो ये हो गया अब हमारा, क्योंकि हमने जहां से श्रेणी को स्टार्ट किया है वो प्रथम पद है। श्रेणी को स्टार्ट किया है a-3d से। अब a-3d जो है ये हमारा प्रथम पद है, और ये कितना है? ये 11 है, ये 11 है, a-3d बराबर 11। ए का मान, ए का मान है 14, -3d बराबर 11, डी का मान 1।
लो अब पद बना लेते हैं, पद बना लेते हैं। ए का मान हमारा हो चुका है 14, डी का मान हमारा हो चुका है 1, तो हमारा पहला पद तो हो ही गया 11, पहला पद 11 है, दूसरा पद डी बराबर 1 है, सार्वंतर हमारा 2D का चल रहा है, तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया 13, 13 के बाद 15, और 15 के बाद 17, और 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 23, 25, इनका जोड़ कितना हो गया, या और आगे चलाने की जरूरत है? को जोड़ करते क्यों, अभी जोड़ को सूत्र पढ़ो को नहीं, इसलिए एक बार नॉर्मल और जोड़ ही करूंगा, जो नॉर्मल जोड़ होता है वही करेंगे, फिर जब हम जोड़ का सूत्र सीख लेंगे तब जोड़ वाला काम मिलेंगे। ग्यारह प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस, अगर हम जोड़ते हैं यहां तक हमारा जोड़ आता है 123, 25 तक, सॉरी 25 तक हमारा जोड़ आता है 123, यहां तक का योग है 123, और 23 तक जोड़ते हैं तो जोड़ आता है 25 कम कर दो 98, इसका मतलब इसका जोड़ 112, अंतिम 4 पदों का जोड़ 112 है। भाई अंतिम 4 पद है कौन से? ये अंतिम 4 पद है कौन से जिनका जोड़ 112 आ रहा है? 25 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 17, थोड़ा और आगे चलना पड़ सी, फिर 27, 29, 29 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 23, उनतीस, भाई बड़े जोड़ जोड़ खेल रहा है यार, 31 प्लस, हो अब जाके आया, इनका जोड़ आता है 112, फायदा नहीं होता ना, लास्ट के 4 पद मानते तो 112 जाते, आगे वाले 4 पद फिर आगे वाले निकालने पड़ते। हाँ वो वाला तरीका काम में ले सकते थे, पहले 4 लास्ट वाले 4 इन दोनों को जोड़ लेते, उससे हो जाता।
चलो ठीक है, अब हो गया। कितना फिर, क्या पूछा है इसने? पदों की संख्या पूछी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पद हो गए। हाँ, ऐसे हो सकता था कि पहले 4 पद और लास्ट वाले 4 पदों को अगर जोड़े तो उनका जोड़ फिक्स आएगा। पहले 4 पद और लास्ट 4 पदों का जोड़ सेम आएगा। ठीक है, चलो। अब है जोड़। समांतर श्रेणी का जोड़, n पदों का जोड़। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर आपको अंतिम पद पता है, l अगर अंतिम पद पता है तो इससे भी निकाला जा सकता है n/2 a प्लस l, जहां l अंतिम पद है। अगर अंतिम पद नहीं पता है तो फिर ये वाला लगाओ। इसमें आपको 3 चीजें चाहिए होंगी: प्रथम पद, सार्व अंतर, और कितने पदों को जोड़ना है। और इस केस में भी 3 चीजें चाहिए होंगी: n कितना है, प्रथम पद कितना है, अंतिम पद कितना है। तो ऐसे ना जाएगा NaL। तो इससे आप योग निकाल सकते हैं पदों का। लेकिन ये पद हमेशा शुरू से करता है, शुरू से प्रथम पद से जोड़ होता है। ये जोड़ कभी बीच में नहीं हो सकता। आप सीधा 4 से लेकर 8 तक नहीं जोड़ सकते। ये जोड़ हमेशा 1 से लेकर 8 तक ही काम करेगा। 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर काम करेगा ये। ऐसे नहीं कि बीच का कहीं से कहीं तक जोड़ लिया। अगर आपको मान लीजिए 4 से लेकर 15 तक जोड़ना है तो आपको 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 3 तक निकाल कर फिर घटाना होगा। फिर घटाना होगा, तब आपके जितना चाहिए उतने पदों का जोड़ निकल जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब है पहले पद से ही जुड़ेगा ये हमेशा पहले पद से जुड़ेगा, कभी बीच में से नहीं जुड़ेगा। तो अगर बीच में कोई निकालना हो, मान लो जैसे मैंने बताया कि आपको 4 से लेकर 20 तक का जोड़ निकालना हो, है ना। अगर आपको चौथे से लेकर 20वें पद तक का जोड़ निकालना हो, 4 to 20, 4 से लेकर 20 तक का जोड़ निकालना हो, तो आप सीधा पहले 1 से लेकर 20 तक का जोड़, 1 से लेकर 20 पदों का जोड़, माइनस पहले 3 पदों का जोड़, घटा के ही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि बीच के लिए बना हुआ है। बीच का कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला लगातार है। पहले पद से ही शुरू करेगा वो हमेशा जोड़ करना। आप इसमें एन बताएंगे, एन का मतलब अगर आपने 8 दिया, इसका मतलब पहले पद से लेकर 8वें पद तक सब जोड़ने। 20 दिया तो पहले से 20वें तक सब जुड़ेंगे। तो ये मत सोचना कि सीधा 4 से 20 तक, सीधा 4 से 20 तक नहीं आएगा। आपको 1 से लेकर 20 तक निकालना होगा, 1 से लेकर 3 तक निकालना होगा, फिर घटाना होगा, तो 4 से लेकर 20 तक का जोड़ आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस फॉर्मूले की दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि ये शुरू से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, जो शुरुआती पद है वहां से स्टार्ट करता है, उसका ध्यान रखना। करके देखो इसको। तो 47 से स्टार्ट किया, 47 प्लस कितने गैप चल रहा है, 2 का, 47 प्लस 29।
49 डैश डैश 101। हमें पदों की संख्या तो नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पे ये पता है कि प्रथम पद कहाँ से शुरू हो रहा है, ए पता है कि ये शुरू कहाँ से हो रही है, तो जहां से शुरू हो रही है वहां से लेकर इस अंतिम पद तक जाना है, तो ये हमारा एल का मान आ गया, ए आ गया, एल आ गया। अब ये कितने पद है बीच में, पहले ये भी निकालना होगा कि ये टोटल पद है कितने। तो टोटल पद निकालने के लिए हमें जो लास्ट वाला पद है इसे पहला पद बोलेंगे, ये पहला पद, ये दूसरा पद, डैश 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 डैश, ये कौन सा पद है ये नहीं पता, माना ये एनवा पद है, माना ये एनवा पद है, तो ये हमारा टी एन आ गया, इसको हम टी एन मान लेंगे। एनवा पद, कौन सा एनवा पद है वो पता करते हैं कि एन का मान इसके लिए है कितना, ये रहा एन का मान 101 रख दिया, ए का मान 47 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2, ये आ गया 54/2 बराबर एन माइनस 1, ये आ गया 28, यानी ये 28वें नंबर का पद है, और 28वें नंबर का पद है यानी कुल पदों की संख्या होगी 28। तो ये जो पद है गिनती में 28 है, यहां से लेकर यहां तक टोटल 28 पद है, ये एन का मान आ गया, ठीक है। और हमारे योगफल का फॉर्मूला है 28, एस 28। ये एस 28 का मतलब समझ, एस 28 का मतलब ये नहीं कि 1 + 2 + 3 से लेकर 28 तक, नहीं, ये 28 का मतलब पदों की संख्या, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद प्लस पांचवा पद डैश डैश 28 पद। तो एस 28 का मतलब होता है पहला पद प्लस दूसरा पद से लेकर डैश 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 28 तक के जो पद है उन सब का जोड़। अब पहला पद कितना है 47, फिर 49 डैश डैश फिर 101, और फॉर्मूला वाइज n/2 a + l, n का मान 28/2, a का मान आपका 47 और l का मान है हमारा 101, ये आ गया 14 इंटू 148, 14 इंटू 148, दो 2072। अच्छा पदों की संख्या ही पूछिए, मैं तो जोड़ निकाल दिया, ठीक है। अब योगफल पूछे, इस श्रेणी का जोड़ ज्ञात करो, करते हैं। प्रथम पद तो √2 हो गया, पदों की संख्या 24 होगी, a बराबर √2 हो गया, d बराबर √8 माइनस √2 हो गया, √8 यानी 3√2 माइनस √2 बराबर आपका 2√2 आ गया, ये d का मान आ गया, n का मान, d का मान, a का मान, n का मान 24, a का मान √2 24 इंटू 23, d का मान 2√2, ये हो गया 46 48 √2, 48 इंटू 12, 576। मेरा इनमें से कोई नहीं, अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या, के गलत कर दिया, अच्छा डी को मान खाली √2 है, 2√2 है,
तब तो मैं कौन नहीं गलती करी। अच्छा, अंडू डाट दो अंडू दो गयो। हाय भगवान, दो अंडू दो माइनस अंडू दो, इसी गलतियां को क्या कर ले, और आ गलती दिखे भी कोई नहीं। ई गलती ने आदमी घर लिया टॉर्च लगा देखे तो कौन दिखे, जब तक कोई सामने को आदमी नहीं बतावे तो ये गलती दिखे ही नहीं। ये गलती तो कोई बाहर का आदमी आके बताए ना कि अच्छा देख ये दो अंडू अंडूड 8 जो है वो दो अंडूड 2 होता है, 3 अंडूड 2 नहीं होता, वो दिमाग भी टाइम चाल गयो, 3 बार आ गया 2 अंदर रह गया। अपनी लड़की बाकी रही कि सर मैं 2 की पावर 3 करके आई, 2 की पावर 3 बराबर 6 पेपर का मायने। अब खोनी दिमाग क्या गलती करके आई कि 2 की पावर 3 बराबर 6। देखिए ऑब्वियसली बात है, अभी अभी सब शुद्धा बुद्धा हो, मतलब सही स्थिति में हो, बिल्कुल 2 की पावर 3 6 नहीं होता, लेकिन पेपर का प्रेशर ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी बातें कहाँ नजरअंदाज हो जाती है, कहाँ छुप जाती है, कहाँ दिखती नहीं है। बहुत स्वाभाविक है, बहुत बहुत स्वाभाविक है कि कैसे ये चीजें हो जाती है, कहाँ ये गलतियां क्या से क्या लिखा आता है। तभी कहते हैं एग्जाम हॉल में क्या होगा, उस समय आपका तकदीर आपके साथ कितनी है, कितना दिमाग आपका साथ चलता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस सबसे मिल के आपका काम होता है। ठीक है ना, ये सारा जो है ना ये आपका उसी चीज का फर्क पड़ता है कि भाई उस समय तकदीर का साथ क्या रहता है ना। हम जैसे क्रिकेट का मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में देख लो शॉट खेलते हैं, वो बॉल बैट पे आ जाती है, छक्का चला जाता है, किनारा लग जाता है, कैच आउट हो जाता है। तकदीर साथ होते हैं तो उस दिन कैच छूट जाते हैं, या बॉल वहां चली जाती है जहां कोई बंदा ही नहीं खड़ा होता। तो कुल मिला के बढ़िया, ऑब्वियसली बात है प्लेयर का योगदान है, प्लेयर का योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं खाली प्लेयर का योगदान है कि प्लेयर ही वहां सब कुछ कर रहा है और कोई कुछ हो ही नहीं रहा वहां पे, और कोई चीज नहीं है जो उसको प्रभावित कर रही है मैच को। कहीं ना कहीं वो एक लक फैक्टर भी है जो वहां पे काम कर रहा है, वरना हो सकता था किनारा लग के कैच भी चली जाती। ऐसा कोई खिलाड़ी खेल रहा है जो शतक तक खेल रहा हो और उसकी एक भी कैच उछली ही ना हो, इतना दबा के खेल रहा हो, ऐसा तो कभी नहीं होता। हर खिलाड़ी जब शतक तक जाता है तो इक्के दुक्के चांस उसके बनते ही है जहां पे वो आउट होते होते बच जाता है। तो कहीं ना कहीं वो तकदीर का सपोर्ट मिलता ही है, तो ही वो वहां तक पहुंचता है। मतलब क्यों एग्जाम इज सेंटर, मैं तो कहूँ एक प्रयोग कर सको, एक प्रयोग कर लो कि भाई जो भी एग्जाम दे रहे हैं, मंडे को एग्जाम दे रहे हैं, पेपर दो, मंडे को एग्जाम लो, मेरिट लिस्ट बनाओ, मंडे को एग्जाम दो, मेरिट लिस्ट बनाओ, फिर ट्यूसडे को दोबारा पेपर करवा दो, दोबारा मेरिट लिस्ट बनाओ। दोनों ही मेरिट लिस्ट में रात दिन का अंतर आ जाएगा, दोनों ही मेरिट लिस्ट में रात दिन का अंतर आ जाएगा। सेम आपने जिस दिन मंडे को पेपर करवाया था उनकी जो मेरिट आई थी, और ट्यूसडे को जो पेपर करवाया था उनकी जो मेरिट आई थी, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। ग्राउंड ही चेंज करवा दो, एक दिन मैच खेल रही है एक टीम, उसी ग्राउंड पे उसी प्लेयर के साथ सब कुछ सेम है, हार रही है, दूसरे दिन खेलते हैं जीत जाती है। सेम प्लेयर, सेम खिलाड़ी, सेम ग्राउंड, सेम सब कुछ, खाली मंडे और ट्यूसडे का फर्क है, केवल मंडे और ट्यूसडे का फर्क है, इतने में ही रात दिन का अंतर आ रहा है। तो ये भी चीजें काम करती है। अब आते हैं समांतर माध्य डालते हैं, नंबरों के बीच में ए और बी के बीच में कुछ समांतर माध्य ऐड करते हैं, ए और बी। ए और बी के बीच में कुछ समांतर माध्य ऐड कर देते हैं। अच्छा तो आईपीएल भी देखो, कमाल है यार, इतना टाइम कठू ले आओ, इतना टाइम कठू मिल रहा था ना कि आईपीएल भी देख लो।
ए और बी के बीच में A1 A2 A3 डैश 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 ये समांतर माध्य हमने डाले हैं। तो कैसे निकालेंगे? अगर ए और बी के बीच में एक समांतर माध्य, दो समांतर माध्य, तीन समांतर माध्य, चार समांतर माध्य या पांच समांतर माध्य डालने हो तो कैसे ज्ञात किए जाएंगे कि बीच में ये समांतर माध्य कितने कितने हैं? A1 कितना है, A2 कितना है, डैश 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 AN कितना है। तो इसके लिए आपको करना होगा D निकालना होगा। D बराबर B माइनस ए, वो जो अंतिम है वो वाला, माइनस शुरुआत वाला, बटे जितने समांतर माध्य बीच में डालना चाहते हो n+1 कर दो। इसका भाग देके D आ जाएगा और D आने के बाद में D जोड़ते जाओ और बीच वाले सारे समांतर माध्य आपको मिलते जाएंगे। जैसे इसमें D जोड़ोगे A1 आपको मिल जाएगा A+D, A2 मिल जाएगा A+2D, फिर A+3D एंड डैश डैश AN बराबर हो जाएगा A+ND। इससे सारे समांतर माध्य ए और बी के एक समांतर माध्य निकालना, केवल एक समांतर माध्य, तो दोनों को जोड़ो और दो का भाग दो, दोनों को जोड़ो और दो का भाग दो। अगर इनके बीच में केवल एक समांतर माध्य निकालना हो तब तो ए बराबर सीधा दोनों को जोड़ो और दो का भाग दो। ये भी जो बताया है वो है A1 A+D हो जाएगा, A2 A+2D हो जाएगा, AN A+ND हो जाएगा। देखो बात आपको नहीं, IPL देख रहे हो बढ़िया है देखो, लेकिन बे आपको काम कर रहे बापड़ा, बे आपको कमार खा रहे थे, थारो कमार खाओ थे, क्यों ना बे थाना देखे तो थे बाने मत देखो, बात खत्म। क्यों देखा आप ने भाई, धंधो तो कर रहे बापड़ा, आपने कोई भलो तो कर रहा को नहीं भाई। जो IPL में खेल रहे हैं पीछा दे रखे सर ने, कोई ने 1 करोड़, कोई ने 2 करोड़, कोई ने 3 करोड़, भी कोई तो काम कर रहे हैं। तो वहां हमें क्या फायदा, हमारा उससे क्या लेना देना, हमें क्या फायदा मिलने वाला है? ना तो राजस्थान की टीम में राजस्थान के लोग हैं, ना मुंबई की टीम में मुंबई वाले लोग हैं, सिर्फ नाम उनके हैं, उनका एक धंधा है, एक बिजनेस है जो वो कर रहे हैं, और हम उस धंधे में काम कर रहे हैं भाई, हम उनको पैसे बना के दे रहे हैं, क्योंकि हम टाइम दे रहे हैं मतलब पैसा बना के दे रहे हैं। तो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, बहुत चीजें अभी सीखने के लिए, वो सीखो, कहाँ इनमें टाइम दे रहे हो, है ना? अगर धोनी पसंद है तो धोनी बनो, अगर धोनी पसंद है तो धोनी बनो, विराट पसंद है तो विराट बनो। ये रहे आपका 1/3 और 1/24। ए और बी, ये ए है ये बी है, कितने समांतर माध्य बीच में डालने हैं? A1 A2 दो डालने, ठीक है भाई, n का मान 2 हो गया, n का मान 2 हो गया, d निकालो। लघुत्तम 24, हाँ शरीर पर ध्यान दो, शरीर है जो साथ दे सितारो, अपने शरीर पे ध्यान दो, खाना खाओ, घूमो फिरो, थोड़ा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है तो मेडिटेशन करो, और एक्स्ट्रा टाइम है तो कहीं जिम जाओ, शरीर बनाओ, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से बोर हो गए हो तो कुछ ऐसी चीज सीख लो जो कहीं काम आए, आगे कहीं ना कहीं तो चीजें काम आनी आनी है, और फ्री हो तो कुछ ग्राफ बना लो,
उनको सीख लो, उनमें इंटरेस्ट लो, कुछ भी अच्छी चीज करो जो मतलब आपके कहीं ना कहीं आगे जाके वो ऐड हो और आपको फायदा पहुंचाए। ये नंबर बड़ा बेकार बेकार आ रहे हैं यार। निकालो कितने आए। बी आएगा क्या? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अगर a1 a2 a3 हमारे पास कई संख्याएं हैं और बहुत सारी संख्याओं का समांतर माध्य निकालना हो, n संख्याएं हैं, इनका समांतर माध्य निकालना हो, तो इनको जोड़ो और n का भाग दे दो। डैश 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 डैश, जितनी संख्याएं हैं इनको जोड़ो और उतने का भाग दे दो। ये इन सबका समांतर माध्य आ जाएगा एक साथ, सबका एक साथ। हमारे पास n प्राकृत संख्याएं हैं और n प्राकृत संख्याएं मतलब 1 2 3 से लेकर डैश 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 n तक, 1 2 3 4 डैश 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 n तक। तो 1 + 2 + 3 बट्टा n, इनका जोड़ हो गया n + 1 बटा 2 बट्टे n से n कट गया। तो ये है फाइनली हमारी क्लास। कोई और भी है क्या? हो गया, ठीक है, फाइनली डन। और ये हमारा समांतर श्रेणी का हो गया थ्योरी वाला पार्ट। अब गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी की थ्योरी पढ़ेंगे, उस पर उदाहरण करेंगे और फिर उसके बाद में जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। और जो पीजी वाली क्लास है वो देखता हूँ, अगर आज थोड़ा ठीक रहा, कल तो मैं अभी डॉक्टर के पास दोबारा जाऊंगा आज, तो उसके पास जाने के बाद कितना टाइम मेरे पास बचता है और बचता है तो पीजी वाली क्लासेस आज शाम को या दोपहर में जैसे भी मुझे टाइम मिला मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, वरना आज यूँ समझे फिर कल ही करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी दोनों ही प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आंख की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आंख भी मेरी एकदम लाल है, ये वाली आंख मेरी एकदम लाल है, प्लस जो बुखार तबीयत है वो तो अपनी जगह है ही। चलो देखते हैं, कोशिश पूरी रहेगी कि क्लास लूँ आपकी, वरना मिलते हैं कल फिर।